हमने जो स्कूल में सीखा और फिर जब हम उसको भूल गए और जो ज्ञान हमारे पास अंत में बचा वही शिक्षा है। शिक्षा का निवेश सबसे ज़्यादा भुगतान देता है। ये शब्द मेरे नहीं, बेंजामिन फ्रैंकलिन के हैं, एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट, और उन्होंने बहुत सही कहा है। हम सोचते रहते हैं कि स्कूल जाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें तो हम जो वहाँ पे सीखते हैं वो हमें कभी काम नहीं आती हैं, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, बहुत सारी चीज़ें जो कि हमें किसी और ज़िंदगी की किसी और दौर के लिए तैयार कर रही हैं, वो हमें स्कूल में ही सिखाई जाती हैं। वो उस उम्र में जो हमें हमारे अध्यापक हमें देते हैं वो बहुत ज़रूरी। हाय, मेरा नाम कनिष्क पांडे है और आई वेलकम यू ऑल टू दी एड कैफ़े। एड कैफ़े हमारी एक सोच है, हमारा एक ज़रिया है रीच आउट करने का नए अध्यापकों को, नए शिक्षकों को, नए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, और उनको बताने का कि टेक्नोलॉजी के द्वारा शिक्षा को एक नया आयाम दिया जा सकता है। आज हमारे साथ हमारे पहले शिक्षक, पहले एजुकेटर हमारे साथ आ रहे हैं और बहुत ख़ास आइडियोलॉजी के साथ वो आ रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं। स्वागत है आपका दी एड कैफ़े में। आज हमारे साथ अशोक जी हैं मुनि इंटरनेशनल स्कूल से, और एक बहुत ही अलग मान्यता का स्कूल है ये, और बहुत ही अलग आइडियोलॉजीज़ के साथ ये अपने स्कूल की डे टू डे एक्टिविटीज़ को चलाते हैं। और आज हम इनके ज़बानी जानेंगे कि कैसे ये उस रिफॉर्म को लेकर आ रहे हैं जो कि हम देखना चाहते हैं एक नए भारत में। अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ यहाँ पे जुड़ने के लिए। अपने बारे में और मुनि इंटरनेशनल स्कूल के बारे में बताइए हमें। थैंक यू दोस्त। मैं अशोक कुमार ठाकुर, लोग मुझे टीचर के नाम से जानते हैं, मगर मैं अपने आप को एक सोशल इंजीनियर के रूप में जानता हूं। मैं एक समाज का जो भी हो, जो व्यवहार हो, कार्य हो, उसका एक साइंटिस्ट हूं, सोशल एंटरप्रेन्योर हूं मैं। सच में ये दुनिया फेल नहीं होती, ये टीचर फेल होता है। दुनिया कभी फेल नहीं होती। एक पेरेंट्स अपने बच्चे को बहुत विश्वास के साथ एक स्कूल को लेके जाते हैं। ये वो कम्युनिटी है, ये वो इंजीनियर हैं, ये वो साइंटिस्ट हैं जो किसी कंट्री की डेस्टिनी और ह्यूमैनिटी का चैप्टर लिखते हैं। इतिहास की बात नहीं, भविष्य की बात कर रहा हूं। तो मैं अशोक कुमार ठाकुर, इसी पीड़ा के साथ मैंने सन 2002 में एक स्कूल की स्थापना करी, क्योंकि बहुत सारे सवाल थे मेरे सामने कि ऐसा क्यों, ये बुराइयां क्यों, ये ऐसा फेलियर क्यों। सवालों की अनगिनत लिस्ट थी, मगर जवाब कौन देगा। मैंने कहा कि सवाल पूछने की जगह बेहतर है मैं जवाब दूं। जब सवाल मेरे हैं तो जवाब कोई मूर्ति या कोई ग्रंथ थोड़ी देगा, जवाब मुझे देने पड़ेंगे। तो मैंने सोचा ये जवाब किस रूप में हो, क्योंकि किसी भी समाज की डेस्टिनी किसी पार्लियामेंट, किसी विधाओं या किसी भौगोलिक विकास से तय नहीं होती। सही बात है कि बहुत बिल्डिंगें हों, बहुत सुविधाएं हैं, इससे कोई विकास नहीं होता यदि आदमी का विकास ना हुआ हो। ये पीड़ा मेरे मन में थी, सवाल मेरे साथ थे। इनके जवाब को ढूंढने के लिए और दुनिया को ये उदाहरण दिखाने के लिए, क्योंकि आदमी अपनी गलतियों से कम सफल उदाहरणों से ज्यादा सीखता है, उस सफल उदाहरण को स्थापित करने के लिए मैंने सन 2002 में एक स्कूल की स्थापना करी, मुनि इंटरनेशनल स्कूल। मैं सेना से आया हुआ था। सेना का पैशन, डिसिप्लिन, स्टिक टू द गोल, इस तरह की ट्रेनिंग मुझे सेना ने कंप्लीट कर दी थी। डेस्टिनी को कुछ काम करवाने थे। डेस्टिनी ने मुझे सेना से शिक्षा की तरफ लगाया।
मेरे जर्नल, मेरे अधिकारी मुझे आज भी पूछते हैं कि हमें हैरानी होती है कि तुम जैसा सेना का आदमी आज शिक्षक बना हुआ है। तो मैं कहता हूं सर, मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं होती, क्योंकि तब मेरी जो जंग थी दुश्मन के साथ थी, आज अज्ञानता के साथ है। जंग में तब भी लड़ रहा था, जंग में आज भी लड़ रहा हूं। तो 2002 से ये एजुकेशन दिल्ली के सबसे टफ एरिया में उत्तम नगर मैंने स्टार्ट किया, बहुत ही लेस इंफ्रा के साथ में, लेस फैकल्टी के साथ में, एक बड़े गोल का, क्योंकि मेरा पर्पस था कि एक एक्सपेरिमेंटल स्कूल बनाया जाए जिसमें बच्चे एग्जाम्पल हों। दुनिया में स्कूलों की स्थापना इसलिए की जाती है कि जो पास्ट में अचीवमेंट हासिल हुए हों, उन जो गलतियां हुई हों उनको भविष्य में ना करा जाए, और जो अचीवमेंट भविष्य में एक्सपेक्टेशन है उनके लिए तैयारी के लिए। मेरा पर्पस था कि वो उन सबको काम तो किया ही जाए, मगर इंडिविजुअल की भागीदारी कैसे। हमने इंडिविजुअल आदमी बनाने पर बहुत काम किए, चाहे मैं, क्योंकि ये संसार इवोल्यूशन का पीरियड रखता है। कभी आदमी गुफाओं में रहता था, गुफाओं से बिल्डिंगों में पहुंचा, पहिया आया, बहुत सारी चीजें आई, आज वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहता है, पता नहीं कहाँ कहाँ रहता है, कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करता है। तो आदमी इवोल्यूशन के दौर में आया। पहले मैं अगर देखूं तो अगर 17वीं सेंचुरी या 18वीं सेंचुरी पावर की सेंचुरी थी, चाहे वो मनी पावर हो या मैन पावर हो, ह्यूमन पावर हो, जो बड़ा ग्रुप है उसका था। फिर मनी पावर ऊपर आया, उसने मैन पावर को हायर कर लिया, 19वीं सेंचुरी आ गई। फिर 20वीं सेंचुरी आई जो बड़ी डिजिटलाइजेशन की थी, मॉडर्नाइजेशन की थी, बड़े बड़े इन चेंजेस की थी। फिर 21वीं सेंचुरी आई, क्योंकि समय तो बदलता रहेगा। ये विवेक की आई, इंटेलिजेंस की आई, वर्च्यू की आई, जिसको लंबे टाइम तक चलना है, क्योंकि इसने उन सब पीरियड को ओवरकम किया, टेक्नोलॉजी को ओवरकम किया। टेक्नोलॉजी किस तरह फैलेगी इसको समझने का प्रयास किया। मुझे, क्योंकि शिक्षा में हर बार परिवर्तन की जरूरत जब पड़ती है जब शिक्षा को होलिस्टिक वे में नहीं देखते आप। हम सब लोगों ने इस इवोल्यूशन में व्यक्तिगत आदमी सुधारने के लिए बहुत काम किया, मगर एक व्यक्तिगत आदमी, एक आदमी सुधरने पर जब तक वो आदमी समझता है संख्या करोड़ों में बदल जाती है। वो एक आदमी क्या करेगा उसको, क्योंकि उसका संबंध चारों तरफ वातावरण से है, मजबूरन उसको चुप हो जाना पड़ता था या मजबूरन दब जाना पड़ता था। मैंने कहा अकेला आदमी तो सुधारो, परंतु परंपरा पे काम ज्यादा करो, क्योंकि अगर परंपरा अच्छी हो जाएगी तो सच बताऊं वो आदमी कम भी काबिल होगा तो बेहतर जी लेगा। बहुत सही बात करी आपने अशोक जी, कि एक परंपरा सिखाना बहुत बड़ी चीज़ होती है एक स्कूल के लिए। मैं खुद डीएवी से पढ़ा हूँ। हमारे स्कूल में एक सब्जेक्ट होता था धर्म शिक्षा। वो धर्म शिक्षा एक ही किताब हमें फर्स्ट से लेकर 12th तक एक ही किताब पढ़ाई जाती थी। उसका एग्ज़ाम भी होता था, उस किताब में कभी कुछ नहीं बदलता था, वही किताब हमें बार बार पढ़ाई जाती थी। जब मैं स्कूल पास करके निकला और जब मैं बाहर निकला, लोगों से बात करी, तो मैंने ऑब्ज़र्व करा कि क्योंकि जब मैं स्कूल के अंदर लोगों से बात करता था तो वो तो वही सीखते थे जो मैं सीखता था, तो मुझे कभी महसूस नहीं होता था कि मैं किसी अलग तबके के इन लोगों से बात कर रहा हूँ। बट जब मैं बाहर गया, जब मैंने बच्चों से बात करी, तो मुझे महसूस हुआ कि हाँ, मैंने कुछ ऐसा सीखा है, कोई ऐसी तहजीब, कोई ऐसी परंपरा या कोई ऐसी, मुझे वो शब्द नहीं मिल रहे हैं, बट कोई एक ऐसी स्पेशल चीज़ जो कि मुझ में अलग है और उनमें नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कुछ गलत शिक्षा लेकर आए, बट मैं ये कह रहा हूँ कि मैं महसूस कर पाया उस चीज़ को, क्योंकि सिखाया गया मुझे वो चीज़। हर साल एक ही चीज़ को बार बार सिखाते हुए, कभी वो हवन करवाते थे, कभी वो पूजा पाठ कराते थे, वो सब कुछ कराते थे, मगर वो एक पर्टिकुलर किताब जो कि आपको आचरण सिखाती थी, वो आचरण आज भी मेरे अंदर है। लोगों की इज्जत करना, लोगों से तमीज़ से बात करना, सर झुका के बात करना, ह्यूमिलिटी जिसको हम बोलते हैं, ह्यूमिलिटी सिखाई गई हमें। और आज भी मैं कोशिश करता हूँ कि उसको मैं आगे ही बढ़ाऊँ। मैं लोगों को भी बोलता हूँ कि भाई तुम इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दो, रादर देन कि आप नंबरों पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि आपको जो आप आज ये सीखोगे वो उसी को आगे ले जा सकते हो। 25 साल 26 साल की उम्र में कोई इज़्ज़त देना नहीं सीखता, ये तो मैं भी मानता हूँ।
बट खैर आगे बढ़ते हैं। आपने मुनि इंटरनेशनल स्टार्ट करा एक बहुत ही रेडिकल आइडिया के साथ, जहाँ पे आप एक जो कन्वेंशनल तरीका है पढ़ाने का, उससे उसको आप चैलेंज दिया बिल्कुल हेड ऑन। तो क्या किस तरीके के चैलेंजेस आपको महसूस हुए, या किस तरीके का कंट्रीब्यूशन आपको सोसाइटी से मिला जिसने आपको मदद करी इस चीज़ को बढ़ाने में? उस पर थोड़ा सा उसके बारे में बताइए हमें। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि चैलेंजेस क्या थे, आपकी पीड़ा क्या थी, आपका रोल मॉडल क्या था। मैं कहता हूं मेरा पेन ही मेरा रोल मॉडल था। सही बात है। कुछ लोगों ने इस पेन को सह करके आदत बना करके जीना सीख लिया, कुछ लोगों ने इस पेन को किनारा करता हुआ अपना क्षणिक सुख को बड़ा करते हुए रहना सीख लिया। मगर मैंने सोचा कि ये पेन ही मेरे दर्द रहेगा, जिस पेन से मैं गुजरा ये पेन से कोई ना गुजरे, इस तरह का काम करने का मैंने निश्चय किया। बाद में कुछ लाइनें बड़ी अच्छी मिली मुझे कि चाणक्य ने कहा कि मैं रास्ते को बच के निकलना सीखना चाहिए। मुझे लगा कि मेरे लिए ये कहा गया कि रास्ते को ही कष्ट और कंटक मुक्त कर दो भाई, ताकि कोई भाग्य से हो या भागा हो, सबके लिए रास्ता सुखमय कर दूं। तो जिस रास्ते जो कंकड़ थे, जो संकट थे, उन संकटों को मुक्त करना, क्योंकि उन कंकड़ों और संकटों से मैं गुजरता था, उन चैलेंजों से। मैं एक सिर्फ लोगों के लिए प्रोडक्ट था। माता पिता थे, क्योंकि हर बच्चा माता पिता से ही पैदा होता है, थे। मगर वो मुझे लावारिस फिल्म का गाना याद आता है कि हम तो माता पिता होते हुए अनाथ थे। एक दौर था जब ज़्यादा बच्चे हों ज़्यादा फायदा हो, कोई राशन की लाइन में लग जाए, कोई कोयले की लाइन में लग जाए, और कोई चीनी की लाइन में लग जाए। मैंने अपने पिता को 11 साल, जो आपने फिल्मों में देखा हो, कपड़े मिल में मेरे पिता काम करते थे, वो 20 मिनट का ब्रेक मिलता था, भागते हुए आते थे, खाना खा के 20 मिनट में अंदर जाना होता था। वो उस तरीके से मैं पला, और वो संकट, वो डेस्टिनी का वो परीक्षाएं मेरे अंदर भरती चली गई। मैंने सोचा था सेना से आने के बाद, मैं बचपन में कहता था कि यदि मुझे मौका मिला तो मैं वो स्कूल बनाऊंगा जो दुनिया के प्रेजेंट के चैलेंज खत्म कर देगा। पास्ट तो मैं मिटा नहीं सकता, भविष्य का मैं जानता नहीं हूं। तो ये चैलेंजेस तो बहुत थे मेरे आगे, और मैं तो मजाक में कहता था कि मैं जो कुछ चेंज करने की बात करता था तो लोग हंसते थे, मगर वो मुझे माफ कर देते थे, क्योंकि मैं सेना का था। वो सेना का कमेंट हुआ करता, फौजी है, दिमाग इनका होता नहीं, इसीलिए माफ कर दो। मैं कहता चिंता ना करो, आज हंस रहे हो ना, कल मुझे याद करोगे। मुझे मालूम नहीं कि मैं कितना बदलाव कर पाऊंगा, कितने लोगों के बदलाव कर पाऊंगा जीवन में, मगर मुझे याद था मैं ऐसा जरूर कर जाऊंगा कि जब ये दुनिया की हिस्ट्री एजुकेशन की लिखी जाएगी तो मेरा जिक्र जरूर आएगा। सही बात करी आपने। सेना का डिसिप्लिन जो आपने अपने स्कूल में दिया है, तो वो बशर्ते बाहर कुछ अच्छा ही करके निकलेगा। जो ट्रांसफॉर्मेशन आप लाना चाह रहे हैं, जो बदलाव आप लाना चाह रहे हैं, वो बदलाव ज़रूर आएगा। हम भगवान से दुआ करते हैं, और जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी हम मदद कर पाएंगे, हम ज़रूर उस चीज़ में भी मदद करेंगे। बिकॉज़ हम खुद चाहते हैं कि एक एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन आए। हम टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं, और टेक्नोलॉजी स्कूल्स के लिए नए टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट्स हम बनाने की कोशिश करते हैं। मगर हमारा मोटिव भी यही है कि वो जो एजुकेशन सिस्टम है वो थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म हो, वो उसमें बदलाव आए, वो थोड़ा अच्छा बने और बेहतर बने। तो हम भी उसी रास्ते में हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि आसान रास्ता तो हर कोई ले लेगा, चलो अपना ही रास्ता बनाते हैं। आपने अपना रास्ता बनाया, 20 साल की आपकी मेहनत है यहाँ पे, तो ये कुछ नया ही रंग लेकर आएगी, ज़रूर लेकर आएगी। एक सवाल, आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो ये कि मॉडर्नाइजेशन तो हुआ ही है, इसको तो हम नकार नहीं सकते। कोविड में हमने देखा कि बहुत स्कूलों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, जो कि कन्वेंशनल तरीके से चल रहे थे। उनको ना करते हुए भी कहीं पे मजबूरन, कहीं पे एक ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए ही, मगर उनको टेक्नोलॉजी में आना ही पड़ा। थोड़ा बहुत भी करा किसी ने, मगर करना तो सबको ही पड़ा।
हम ये मैं एक पर्टिकुलर चीज़ जो मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे वो ये कि मान लीजिए कोविड हुआ ही नहीं था, आज सोचते हैं कि 2 साल जो कोविड के पीछे गए वो नहीं हुए, तो क्या इन 2 सालों में वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो जिसकी हमने बहुत बातें भी करी हैं और कई जगह अपनाया भी है स्कूलों में, क्या वो हो पाता और क्या वो ज़रूरी है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि 20वीं शताब्दी वो मॉडर्नाइजेशन की थी, डिजिटलाइजेशन की थी। जब डेस्टिनी ने इस बात को देखा कि ये ह्यूमन बीइंग्स चेंज नहीं कर रहे, अरे वे कब तक वेट करती, क्योंकि उसने आपको स्पीड अप करना था। उसने देखा कि ये तो मॉडर्नाइज पर ज़्यादा ध्यान दे ही नहीं रहे, ये डिजिटलाइज ज़्यादा कर ही नहीं रहे, ये एजुकेशन को सिर्फ इतना ही समझ रहे हैं कि ठीक है स्मार्ट क्लास लगा दी। शायद कोरोना की एंट्री इसीलिए हुई थी। उसने कहा कि मैं पूरे संसार को एक फास्ट स्पेस दे दूं, मैं वो केमिकल में एक चेंज होता है जो बहुत फास्ट करता है, कैटलिस्ट का रोल निभाने के लिए कोरोना आया। और कोरोना ने कम से कम मिनिमम, चाहे वो विलेज एरिया हो, ट्राइबल एरिया हो या कहीं भी हो, सभी के हाथ में डिजिटल तो पहुंचा ही दिया। ये नहीं आता तो ये काम थोड़ा लेट होता। जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है जो तेजी से चेंज होनी थी, क्योंकि ईयर तो चेंज हो रहे थे मगर आदमी उसी आलस्य में पड़ा हुआ था। नहीं कोई बात नहीं, जरूरत पड़ेगी तो देखूंगा। जरूरत मतलब कब? क्या ये जरूरत गरीब के लिए अलग टाइम पे आएगी, अमीर के लिए अलग आएगी? तो कोरोना का इसलिए आना जरूरी था, मैं एक लाइटर नोट पर अक्सर बोलता हूँ, इसलिए आना जरूरी था कि पूरे वर्ल्ड को डिजिटल का मतलब समझा दे। ट्राइबल, विलेज एरिया, रिमोट एरिया, हिल एरिया, सबको बराबर कर दिया। अगर 2 साल में नहीं आया होता तो ये काम 10 साल खिंच जाता और डेस्टिनी और जनरेशन अपने एंजॉय को जल्दी नहीं पा पाती।